नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम लोगों ने जो चार्ट खोला है वो है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में आज मैंने एक ट्रेड दिया हुआ था। सबसे पहले उस ट्रेड का बात करते हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि करना क्या है, हम लोग कौन सा लेवल होगा, कहाँ ट्रेड करेंगे, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि हर एक गिरावट पे मैं बाइंग करने का सोचूंगा, मैं सेल करने का अभी नहीं सोचूंगा। यानी कि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस दिख रहा है। ठीक है, तो हर बार जब भी मार्केट गिरेगा मैं बाइंग करूंगा, ऐसा मैंने बोला था। और आज भी मैं वही चीज़ कर रहा था। हर बार जब गिर रहा था मैं आपको यहाँ इस लेवल के ऊपर में एक बाइंग कॉल दिया था 45,500 का। ठीक है, ये वाले लेवल पे दिया था, जिसमें से एक अच्छा मूवमेंट तो आया था। और मुझे उम्मीद था कि एक बार को अगर ये जो रेजिस्टेंस बना था आज के मार्केट में, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग आराम से मार्केट जो है यहाँ से तकरीबन आप मान के चलो कि यहाँ से इस लेवल तक जाने का उम्मीद था मेरा। ठीक है, तो 46,000 के आसपास तक का तो बहुत बड़ा ह्यूज टारगेट था। और मैं जब भी कोई कॉल देता हूँ तो उसमें रिस्क रिवार्ड में ज़रूर से देखता हूँ कि रिस्क रिवार्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जो भी है लिमिटेड था और उतना लॉस हुआ तो लॉस लेके हम लोग निकल गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिवार्ड आता यानी कि ऊपर की तरफ जाता तो मैं डेफिनेटली इस लेवल तक आपको होल्ड करने के लिए बोलता या एसेल ट्रेड करने के लिए बोलता, तो एक अच्छा रिवार्ड आता। खैर मार्केट अपने हिसाब से नहीं चला, मार्केट नीचे गया कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट ने दोबारा से जो है ना आपको सेल करने का मौका नहीं दिया। एक यही एक लेवल था, इसमें भी प्रॉपर एंट्री नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि अगर इस जगह पर आता तो मैं एक बार बोलता है स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करने के लिए, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को भी टच नहीं किया, वहाँ उसके पहले से ही रिवर्स हो गया, नीचे आ गया। तो होता है मार्केट में, कभी कभी ऐसा समय भी आता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब लास्ट मोमेंट में देखेंगे तो अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पर आने लग गया था। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर आपको दिखेंगे एक्टिव हो गए थे, नया लो नहीं बनाया मार्केट ने इस लेवल पे आने के बाद। और ये लेवल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि हर एक बार जब भी गिरेगा हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे, ये लेवल था। ठीक है, उसके बाद अब डेली के चार्ट के ऊपर देखिए, डेली के चार्ट के ऊपर क्या था। कुछ गलती मेरे से भी हुई, मैंने भी कल एक चीज़ ध्यान नहीं दिया जो मैं आपको बताऊंगा। डेली चार्ट के ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं कि 200 डीएमए का सपोर्ट ले लिया है मार्केट में, एक डिमांड जोन भी है और यहाँ से अच्छा खासा रिवर्स होने का चांसेस है। आज इतना बड़ा फॉल जो आया उसका रीज़न क्या था, आप देखेंगे वीकली का 20 वीकली का 20 पे मार्केट क्लोजिंग दिया था लास्ट वीक, और आज जो ओपनिंग हुआ था बिल्कुल वीकली के 20 पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब स्टार्टिंग में मार्केट 15 मिनट में आप जब देखेंगे, फर्स्ट 15 मिनट जब 20 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट में जब मार्केट इस ये जो लाइन देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये वीकली का 20 है यानी 45,660 पर। तो जब फर्स्ट 15 मिनट इस EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उस समय एक सिग्नल मिल गया था कि आज थोड़ा वीकनेस आ सकता है। तो स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और अगर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया होता तो मे बी इतना बड़ा फॉल जो हुआ था, एटलीस्ट इतना बड़ा नहीं तो कम से कम यहाँ इस लेवल तक यानी कि 45,300 तक तो ईजिली कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है गलती, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे वीकली के ऊपर में भी, तो सॉरी हाँ, वीकली के ऊपर में भी देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इस बॉटम एरिया में पहुंच गया है। और वीकली में आप यहाँ देखेंगे 50 EMA नीचे खड़ा है। अब सबसे अच्छा एरिया क्या है, देखिए सबसे अच्छा एरिया तो यही है जो लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था, तब भी बोला था कि एक बार कोई इस लेवल से रिवर्स होगा ज़रूर, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है। रिवर्स भी हुआ, अच्छा खासा रिवर्स हुआ, अब वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सिनेरियो क्या बनता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो फिश आई वाला हो सकता है चांसेस कि इस तरह से बने, ठीक है, इस रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी खेले, इस तरह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि यहाँ पर इसी रेंज में ऊपर नीचे हो, और लेन फाइनली अप साइड या डाउन साइड कहीं ब्रेक डाउन है या ब्रेकअप है। उसके बाद अगर नीचे आता है तो हमारे पास सपोर्ट एरिया है ऑलरेडी, जहाँ पर हम लोगों को बाय करना ही करना है, ये लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 43,800 का लेवल है।
तो इस लेवल में आएगा, मतलब ये इमीडिएट नहीं आ सकता, इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जब भी आए तो हम लोग इस लेवल में बाय कर सकते हैं। इस लेवल के अंदर मैंने ऑलरेडी ये लेवल मार्क करके रखा है, देखिए 43,800 का। तो यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे, वापस से मार्केट ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन रहेगा। और सेल करने के लिए अब क्या है कि यहाँ पे अगर कल के दिन में आपको स्ट्रेंथ दिखता है, जो कि आना चाहिए, क्योंकि डेली का 200 EMA यहाँ पर है, ठीक है, 200 EMA और प्लस डेली का एक सपोर्ट, दोनों अपने आप में अच्छा लेवल है। तो यहाँ से एक मोमेंट ज़रूर आना चाहिए इसके अंदर, और एक मोमेंट जब आता है तो आप देखेंगे आज के कैंडल के अंदर आपको लॉन्ग कैसे होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कल अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, सेम लेवल के आसपास कहीं खुलता है और आपने बाय किया, ठीक है, तो आपको होल्ड करना है। पहला तो एक ये लेवल है, अगर ये एक लेवल ब्रेक होता है तो स्ट्रेंथ यानी 45,000 का लेवल ब्रेक करके 45,100 या 45,050 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो एक स्ट्रेंथ यहाँ दिखेगा। दूसरा एक ये लेवल है, ठीक है, 45,350 या 400 का लेवल, वो लेवल क्रॉस हो गया तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर दिख जाएगा। और जब भी ये नीचे आए, यहाँ से ऊपर जाते हुए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब भी नीचे आए तो हर एक डिमांड जोन पे आप बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक डिमांड जोन बन गया तो यहाँ पे आप बाय कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है, कब तक हो सकती है, जब तक कि वीकली का 20 EMA क्रॉस करके ऊपर वापस से मेरा टारगेट अभी यही है 46,000 का, ठीक है। तो ट्रेल करते हुए जाएंगे और 46,000 तक बने रहेंगे। डरने वाला कोई बात नहीं है, देखिए सब लेवल्स हैं और लेवल्स का खेल है। आपने एक बार अपना स्टॉप लॉस सेट कर लिया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है और मेरा टारगेट ये है, तो आपका लॉस लिमिटेड है और उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपना, ठीक है। डरते वहाँ पर हैं जहाँ पर आप मल्टीपल क्वांटिटी ले लिए, आपको अपना रिस्क नहीं पता कि नीचे कहाँ तक आ सकता है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको नहीं पता है तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा मार्केट के अंदर। अब मुझे अगर पता है कि मेरा स्टॉप लॉस 500 पॉइंट नीचे है तो मैं 10 लॉट नहीं लूँगा, मैं 1 लॉट लूँगा, या फिर मैं हो सकता है कि ट्रेड ही ना करूँ ऐसे सेटअप के ऊपर। मैं उस सेटअप के ऊपर ट्रेड करूँगा जहाँ पर मुझे पता है कि रिस्क जो है 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का है। अगर 100 पॉइंट का है तो मैं शायद 10 लॉट ले लूँ या 5 लॉट ले लूँ, या हो सकता है कि अगर 50 पॉइंट का रिस्क है तो मैं 10-15 लॉट ले लूँ, 20 लॉट ले लूँ, क्योंकि रिस्क बहुत कम है, ठीक है। तो वो चीज़ को समझना ज़रूरी है। ट्रेड सेटअप तो बनते हैं डेली, लेकिन आपके फेवर में बनना चाहिए। फेवर इन सेंस कि रिस्क वहाँ पर काफ़ी कम हो और रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो। मैंने आज जो ट्रेड दिया था यही सोच करके दिया था कि वहाँ पर रिस्क लेवल लिमिटेड था और रिवार्ड काफ़ी अच्छा था। अगर वो सेटअप चल गया होता तो आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिला होता, ठीक है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका सेटअप चलेगा, और हर बार आपका लॉस को लिमिटेड करने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, कोई भी सेटअप हो। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी इतना ज़्यादा वीक तो नहीं था, लेकिन आप देखेंगे क्या हो रहा है निफ्टी में। 20 EMA को ब्रेक कर दिया इसने कल, ऑलरेडी 20 EMA को टच करके रिवर्स हुआ था, तो एक अच्छा सिग्नल था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अब इसने 20 EMA को ब्रेक किया है और यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे 75-125 मिनट पे अच्छा एक डिमांड जोन है। तो कल अगर थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा नॉइज़ के लिए माफ़ करिएगा, कुछ शादी वगैरह हो रहा है मोहल्ले में तो उसका नॉइज़ है, ओके। 75 मिनट पे आप देखेंगे तो आपको अच्छा सेटअप मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। ये वाला एरिया 125 मिनट का, इसको भी मैंने बहुत काफ़ी दिन पहले ही मार्क करके रखा हुआ था। तो आज मुझे लग रहा था कि गिर रहा है तो थोड़ा और ही गिर जाए, कि इस लेवल में एंट्री मिल जाए, थोड़ा और अच्छा हो जाता, लेकिन इस लेवल में एंट्री मिला नहीं। आज उसके ऊपर से ही चलना स्टार्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, हो सकता है कल एंट्री मिल जाए इस लेवल के अंदर, और इसके बाद बेस्ट लेवल तो नीचे वाला है, ठीक है। तो इस लेवल में एंट्री मिला, साथ ही साथ बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ रहेगा तो शायद रिवर्सल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ओके, मेरे लिए कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा निफ्टी PSE सेक्टर में, ठीक है। निफ्टी PSE यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनका सेक्टर, अगर इसका आप डाटा चेक करोगे कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन से हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक आपके जो वेटेज के हिसाब से है वो है सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें LIC इंडिया का। LIC इंडिया अभी आज भी अच्छा खासा फॉल हुआ था, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। LIC ये है इसका चार्ट,
थोड़ा सा डिमांड जोन और थोड़ा सा नीचे है और साथ ही साथ 20 में भी है। ओके, एंड सेम अगर आप LIC इंडिया का चार्ट देखोगे, सेम सेटअप बना हुआ है, डिमांड जोन यहाँ पर है और 20 में बीच में है। तो मे भी अगर कल फिर से PSE में एक गिरावट आता है तो आपको हो सकता है नीचे वाले लेवल पे एंट्री मिल जाए या दोनों के बीच में कहीं एंट्री मिल जाए, तो बहुत अच्छा है, यहाँ से वापस एक रिवर्सल आ सकता है। साथ ही साथ एक और स्टॉक है कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया क्या है कि निफ्टी मेटल एंड PSE दोनों का ही स्टॉक है। तो कोल इंडिया में भी मुझे सिमिलर सेटअप दिख रहा था कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और फॉल आता है और यहाँ पर 20 में है ऑलरेडी, तो अगर इस एरिया में कल के दिन दोनों एक साथ एंट्री मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब यहाँ से कोल इंडिया को एकदम ले करके फिर से एक नया हाई के लिए रेडी हो सकते हैं यहाँ से, या फिर ये डिमांड जोन जो है अच्छा डिमांड जोन है, काफ़ी अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है फॉलिंग के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आप नीचे का वेट कर लीजिए, वरना 20 में से रिवर्स हो सकता है। तो ये 2 सेटअप ऐसा है जहाँ से आपको एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। लास्ट टाइम काफ़ी दिनों से हम लोग कोल इंडिया को ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, हर एक बार फॉल होता है तो वहाँ पर बाइंग होता है, हर एक बार फॉल होता है तो हम लोग बाइंग करते हैं, और इसी तरीके से कोल इंडिया चल रहा है। अब फिर से फॉल आ रहा है तो मैं दोबारा से यहाँ पर बाइंग ही करूँगा। ठीक है, तो ये सेलिंग, ये कब सेलिंग आएगा ये किसी को पता नहीं है, कब इतना बड़ा कैंडल बनेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन बाइंग कहाँ से आ सकता है उसका अंदाज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी से फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, देखिए ये सब पहले का सेटअप बना हुआ है, तो कंटिन्यू बाइंग 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 चल ही रहा है इसमें, अभी भी वो वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, देन एक और मैं सेक्टर आपको बोल रहा था, हाँ निफ्टी आईटी तो ऑलरेडी आप देखेंगे, जो कल हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस वीडियो में जैसा मैंने बात किया था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आना चाहिए, जो इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर एंट्री मिलना चाहिए, जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। ठीक है, वो चीज़ मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज एक इतने ह्यूज सेलिंग प्रेशर के अंदर भी निफ्टी आईटी के अंदर थोड़ा आपने बाइंग देखा। अब नेक्स्ट एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए जल्दी से जल्दी, जो आपको इस जो है 38,600 के आसपास कहीं लेके जाएगा निफ्टी आईटी को, और निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस, TCS वगैरह का रहेगा, टेक महिंद्रा, विप्रो तो आज भी 3% ऊपर था। ओके, एंड देन एक और इम्पोर्टेंट जो है चार्ट हमारे लिए इस पूरे एनालिसिस में, वो आता है एक फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, निफ्टी बैंक हमने देख लिया, तो निफ्टी बैंक के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज का ही नंबर आता है। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे तो आप ऑलरेडी इस सारे लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस पूरे लेवल को इसने ब्रेक कर दिया आज, और इसके वजह से ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा, और ये हो सकता है कि अब जो इसका मेन लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ पर कहीं एंट्री मिल जाए, और इसके मेजर स्टॉक, अब देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा वरना मैं इसका भी मेजर स्टॉक दिखाता कि वो भी एक डिमांड जोन जो है उसका काफ़ी नीचे है, जो कि सेम जब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इस जगह पर एंट्री करेगा उसी समय वो भी वहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे मैं एक स्टॉक दिखाता हूँ, बजाज फाइनेंस। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने यहाँ बोला था बाइंग करने के लिए। ओके, यहाँ से तो ये ब्रेक हो गया, लेकिन अब देखेंगे आप, अगर ये एक लेवल है जो वीकली का डिमांड जोन है, अच्छा एरिया है। ठीक है, इसी डिमांड जोन के अंदर में अगर आप डेली में देखेंगे तो आपको एक अच्छा सा एरिया मिलेगा, पहला तो यही है। ठीक है, कल के डेट में अगर एंट्री मिलती है यहाँ पर 6400 के आसपास, 6400 के आसपास, तो फर्स्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो ये बन जाएगा कि 6400 पे लीजिए, 6300 का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट आपका मिनिमम बन जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ कि 6750 का, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, लगभग 1:3 1:4 का रेशियो का आपको इसमें जो है रिवार्ड मिल जाएगा इजली। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट मैंने दिया, सेकंड टारगेट तो काफ़ी ऊपर है, तो खैर वो बात का सिनेरियो है, जब भी कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ओके,
तो ये एक अच्छा सेटअप मिल रहा है मुझे। बजाज निफ्टी फाइनेंस अगर कल गिरता है और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस भी गिरता है और सेम दोनों एक टाइम पे, वो भी अपने डिमांड जोन में और बजाज फाइनेंस भी अपने डिमांड जोन में एक ही टाइम पे एंट्री देता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से रिवर्सल का उम्मीद करेंगे। तो अगर सबको कंबाइन करके एक स्टेटमेंट दे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट क्या होगा कि कल अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुले, उसी टाइम पे फिन निफ्टी अपने डिमांड जोन में एंट्री दे और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी भी, ठीक है, और सभी अपने सपोर्ट पे एक साथ रहे हैं, तो अच्छा रिवर्सल यहाँ से वापस आने का उम्मीद रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है, ओके, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे और आएगा तो मुझे रिवर्सल का अच्छा उम्मीद रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरा रिस्क जो है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। काफ़ी कम का मतलब, अगर मैं इस लेवल पे बाय करता हूँ, सपोज़ कि मैं अगर इस लेवल पे बाय कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क थोड़ा बड़ा है क्योंकि स्टॉप लॉस तो नीचे ही है ना अभी जहाँ पर है। लेकिन अगर थोड़ा नीचे आ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और मैं यहाँ बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। तो मार्केट में मेरे हिसाब से अभी कोई भी डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो उससे घबराना नहीं है। जो भी स्टॉक आपको काफ़ी नीचे लेवल पे मिल रहा है अच्छा है, आपको काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है, दोबारा से लेने का मौका मिल रहा है। और इवन मैं पीएसयू बैंक की अगर बात करूँ ना, अभी पीएसयू बैंक में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, मैंने इसको भी चेक किया था। आप देखिए एक अच्छा डिमांड जोन में है, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। देखिए डिमांड जोन से पक्का है कि रिवर्सल आता ही है। अगर फिर भी डिमांड जोन से रिवर्सल नहीं आया तो नीचे 20 में भी खड़ा है, ठीक है। और पीएसयू बैंक में अगर आप मेजर स्टॉक बात करेंगे तो कैनरा बैंक है, पीएनबी है, ये सब में आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अगर कैनरा बैंक का भी डिमांड जोन में नहीं आया, मे भी अगर पीएसयू बैंक थोड़ा सा और गिर गया, तो इस लेवल में अगर कैनरा बैंक मिलता है तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये लेवल लगभग 524 का है। और भी पीएसयू में मैं अगर बात करूँ पीएनबी का, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पीएनबी में भी अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे आता है तो कंफर्टेबल हो जाएगा लेने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर ठीक है, ओके। तो इस लेवल में वापस अगर मिलता है थोड़ा सा बॉटम में तो अच्छा है लेने के लिए। और बेस्ट तो ये है कि अगर आपको इस लेवल में मिल जाए 20 EMA का सपोर्ट के साथ, ओके। तो हर एक स्टॉक में आप जब भी देख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि डिमांड जोन थोड़ा सा नीचे है सब में। मतलब मुझे लग रहा है कि एक छोटा मोटा गिरावट और आ जाए तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे बाय करने के लिए। और एक काफ़ी अच्छा स्टॉक मैंने देखा था, देखिए लोग अभी क्या हो रहा है ना, अभी लोग पैनिक हो रहे हैं और ऑपरेटर जो है आपसे यही चाहता है कि आप पैनिक हो करके अपना इन्वेस्टमेंट जो है, वो जो होल्डिंग है आप वहाँ निकालो और वो लोग एंट्री करना स्टार्ट करें। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरते जाएगा तो आपको होल्ड ही किए रहना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिर रहा है तो आपको होल्ड नहीं करना है, आपको हाई लेवल पे हमेशा प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा थोड़ा करके। और जब भी गिरता है, जो आपने अगर सपोज़ हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक किया है तो वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। आपको यहाँ बुकिंग नहीं करना है कभी भी, जस्ट रिवर्स होना चाहिए कि आपको हाई पे प्रॉफिट बुक करना है और लो पे वापस से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। थोड़े थोड़े सिप में आप बाय करिए। अब मैं इसकी बात कर रहा था हैथवे की, ठीक है। हैथवे बहुत अच्छा स्टॉक है और मीडिया सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा गिरा था, तो हैथवे देखिए आपको वापस से एक अच्छे डिमांड जोन में एंट्री मिल रहा है। मैं बहुत पहले से इसके पीछे पड़ा हूँ हैथवे के, आपको 20 रुपये से बता रहा था, पर्सनल ग्रुप में मैंने बताया 20 रुपये में लगभग यहाँ पर दिया था मैंने। यहाँ से वापस फॉल आया था तो मैंने यहाँ पर भी बाय करवाया था और इमिडिएटली प्रॉफिट भी बुक करवाया था। मैंने बोला कि लिमिटेड क्वांटिटी लेकर इसको होल्ड कर सकते हैं। तो पहला टारगेट तो अपना था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए वापस होल्ड कर सकते हैं हैथवे को, और यही वो टाइम होता है जब आपको बाय करना है।
अब लोग वेट करते हैं कि निकलेगा, अपने आप वो प्रूफ करेगा स्टॉक तो मैं बाय करूँगा। तो जब तक वो प्रूफ करेगा तब तक वो 5-7% भाग चुका होगा, तब तक आप बहुत लेट कर देंगे बाय करने के लिए। तो आपको ऐसे जगह पे थोड़ा सा हिम्मत करके बाय करना है, थोड़ा सा पैसा लगाइए, सिप में लीजिए। अगर यहाँ पे थोड़ा बाय करिए, रिवर्सल आता है, थोड़ा सा और बाय करिए, ठीक है, तो कंफर्टेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में आपको यहाँ पर बाय पूरा नहीं करना है, मे भी हो सकता है कि एक और फॉल आ जाए, आपको इस लेवल में एंट्री मिल जाए, नीचे वाले लेवल में, ठीक है, इस लेवल में या इस लेवल में बात करें तो ये सब अच्छे लेवल है। हो सकता है कि करंट लेवल से देखेंगे 23 रुपये है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20 रुपये पर दोबारा एंट्री मिल सकता है, तो आप लगभग आप मान के चलो कि 23 रुपये का स्टॉक है, तो ऑलमोस्ट 15-20% का गिरावट होगा तो जाकर के 20 पे आएगा। ओके, तो अपने आप में बड़ा फॉल हो गया। अब आप पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दिए, कहने को तो 3 रुपया गिरा, लेकिन परसेंटेज वाइज तो आपका 15% 20% पैसा गया। तो वो नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। वापस ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके बुक करना है। अब देखिए ये सब एरिया रोकेगा नहीं इसको। ओके, अब आपको नया फ्रेश हाई लगता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बुक करना स्टार्ट करना है। इस बारे में मैं कभी डिटेल में आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बुकिंग करते हैं। फिलहाल आज के लिए आई थिंक वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो मार्केट के ऊपर मेरा व्यू जो था वो क्लियर मैंने आपको बता दिया कि मुझे एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा और अगर नीचे आता है तो मैं बाइंग करने के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा, और लंबे टारगेट्स के लिए बाय करूंगा मैं, ये छोटे छोटे इंट्राडे और ये सब के लिए नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से जो बाइंग होगा वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, मतलब बड़े टारगेट आएंगे, ऑल टाइम हाई, या जैसे बैंक निफ्टी की बात करें 44,800 के आसपास है, तो यहाँ से कम 46,000 48,000 ऐसा टारगेट का मैं बात कर रहा हूँ। मैं 200-300 टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।